नमस्कार दोस्तों। और आज हम शुरू कर रहे हैं वापस औरंगज़ेब के बारे में, है ना। क्योंकि इससे पहले इसके पिताजी शाहजहाँ और जहांगीर, और उससे पहले अकबर, हुमायूं और बाबर, इनके बारे में लगातार कला सब पूरी कंप्लीट हो गई हैं। और आज हम औरंगज़ेब के बारे में बात करेंगे, इनकी मतलब राजनीति बारे में बात करेंगे, किस प्रकार धार्मिक नीति थी, है ना। और किस प्रकार राजपूतों के प्रति नीति थी। और फिर उसका तो ज़्यादातर उसका जो इतिहास है दक्षिण के अंदर रहा है, क्योंकि उनने उसने ज़्यादातर ध्यान दक्षिण में दिया है। क्योंकि नहीं तो ज़्यादा शाहजहाँ ने इतना ध्यान दिया दक्षिण के अंदर, और नहीं ज़्यादा जहांगीर ने दिया था, और नहीं ज़्यादा अकबर ने दिया था। अकबर तक बिल्कुल केवल उसको वहाँ से कर वगैरह वसूल करना चाहता था, बाकी उसका कोई टारगेट नहीं था कि मैं दक्षिण के अंदर जाऊँ और वहाँ पर अधिकार करूँ। लेकिन ये मतलब कि औरंगज़ेब था, ये उसके मतलब विपरीत था। किसके? अकबर के, जहांगीर के और शाहजहाँ के। इनको सबकी जो नीति थी ना, इनके विरोध के अंदर थी। किसकी? औरंगज़ेब की। और इसी की वजह से जो मुगलों का काल था, उसका पतन का कारण माना जाता है औरंगज़ेब की दक्षिण की नीति। क्योंकि उसने क्या किया, जितना भी धन था ना, वो सारा का सारा दक्षिण नीति पर लगा दिया था, है ना। दक्षिणी राज्य थे उनको अधिकार करने के लिए। और सबसे पहले उसने असम पर बात की थी कि जो असम राज्य है ना, वो हमारे अधिकार के अंदर होना चाहिए। क्योंकि असम वाले थे वो स्वतंत्र होने लग गए थे, वहाँ के राजा स्वतंत्र होने लग गए थे। तो उनको लगा यार असम वाला राज्य वो हमारे पास में होना चाहिए। तो हम देखते हैं असम वाला किस प्रकार औरंगजेब के पास में आएगा। ठीक है ना। औरंगजेब ईस्वी 1707 ईस्वी तक। ठीक है ना। असम राज्य पर, असम दक्षिणी नीति पूर्व है ना, पूर्व नीति। असम पर अधिकार। अब देखें इसने क्या किया। अब पहले देखते हैं औरंगजेब का जीवन परिचय, किस प्रकार औरंगजेब का जन्म हुआ था, है ना। और इनके पिताजी का क्या नाम था, माताजी वगैरह जो भी थी वो तो आप सबको पता ही है, वो इतना ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है ना। इनके पिताजी का नाम जहांगीर था, और इनका जो जन्म है ना, वो हमको ध्यान होना चाहिए, जन्म किस प्रकार था। और लेकिन जन्म के अलावा भी एक विशेष तौर पर इनका जो राज्याभिषेक था ना, वे किस प्रकार राज्याभिषेक हुआ था, वो एक वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट होता है ना। तो इसको जो राज्याभिषेक के बारे में बात करते हैं कि भाई हाँ, इसका राज्याभिषेक कब हुआ था। इनका राज्याभिषेक 31 जुलाई, है ना, 31 जुलाई 1658 के अंदर हुआ था। डेट कौन सी? 31 जुलाई, 31 जुलाई 1658 में पहला राज्य अभिषेक। ठीक है ना। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि भाई इसका जो पहला अभिषेक कब हुआ था, 31 जुलाई, मतलब कि 1658 के अंदर पहला राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था? दिल्ली के अंदर। दिल्ली का राजा दिल्ली के अंदर ही होगा, गुजरात में थोड़ा ना होगा। ये तो बात आपको पता है। लेकिन जिस जगह पर होता है वहाँ पर राज्याभिषेक होता है ना, तो दिल्ली के अंदर हुआ था। लेकिन एक बात है कि पहला राज्याभिषेक था, फिर दूसरा भी हुआ था क्या? हाँ हुआ था, है ना। कब हुआ था? 15 जून 1659 के अंदर। ठीक है ना। ये भी दिल्ली के अंदर भी हुआ था। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इसने भी दिल्ली के अंदर इसका राज्याभिषेक हुआ था, तो इसने अपना नाम क्या रखा था, है ना। तो इसने अपना नाम रखा था अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पारदस गाजी। पारदस गाजी इस प्रकार इनका पूरा नाम था, है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी, थोड़ी सी इसकी ये बातें। लेकिन ये बात हमने ध्यान रख लिए। लेकिन इसके अलावा इसने कुछ की कोई मतलब कि पहले के जब ये राजा बना था, सुल्तान बना था, उससे पहले उसके कोई इनके जो कार्य हैं, हाँ है कार्य। कैसे? क्योंकि देख गुजरात के अंदर ये सुल्तान गुजरात का सूबेदार भी रह चुका था। और दक्कन मतलब कि दक्कन के अंदर ये 2 बार सूबेदार रह चुका था। तो इस प्रकार इनका जो पहला का जो इनके अनुभव है ना, वो भी एक अच्छा अनुभव था औरंगजेब का।
ठीक है ना। इसी कारण वो संपूर्ण भारत पर राज करना चाहता था और दक्षिण भारत को अपने अधीन में करना चाहता था। इसी कारण असम में उसने किया गया। असम के अंदर एक उसने सोचा कि भी असम राज्य एक वह इलाका है जिसके अंदर एक अच्छे सेनापति को भेजना आवश्यक है, वरना हमें एक दूसरे मतलब कि कोई कमज़ोर सेनापति को भेजे तो वो तो वहाँ पर अधिकार कर नहीं पाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। तब उसने क्या किया, एक अच्छे व्यक्ति को खोजा। तो उसने कहीं मिला तो वो बोला था यार अच्छा व्यक्ति कौन हो सकता है, कि यार एक वो मीर जुमला है। कौन है? मीर जुमला है। वो वहाँ पर झूला खा रहा है, उसको लेकर आइए और वो आपका जो सेनापति उसको बनाइए, वो काम करे। क्योंकि अब जो असम का इलाका है ना वो कैसे पहाड़ी इलाका है, तो वो पहाड़ियों के अंदर ही झूला खाता है, जुमला है ना, जुमला पहाड़ियों के अंदर झूला खाता है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर अधिकार कर सकता है। तब औरंगजेब ने बुलाया कि जुमला, मीर जुमला तू इधर आ मेरे पास। और मीर जुमला उसके पास आया। मीर जुमला ने बोला हजूर क्या बात है, बोली। औरंगजेब ने कहा हुजूर की बात बात में है, लेकिन पहले बात मेरे को ये बता, क्या तू असम राज्य को अधिकार में कर पाएगा। उसने कहा यार मैं तो कहीं घूमा ही नहीं हूँ, मेरे को इतना नॉलेज में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को क्यों भेज रहे हो। कि तेरे को जाना पड़ेगा। कहा ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा वो तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो राजा बोलेंगे वो तो हम मानेंगे। तब मीर जुमला को भेजा कि मीर जुमला तू जा, जुल्ले खाते खाते वहाँ पर असम राज्य पर अधिकार करना है। और फिर मीर जुमला को भेजते हैं 1660 और 61 के बीच में, 1660 से 61 के बीच में जाता है और वहाँ पर अधिकार करने के लिए। तब यहाँ पर एक जो इस जगह पर है ना, जो ये दक्षिण के अंदर जाता है ना, असम पर अधिकार करने के लिए, तो यहाँ असम के एक राजा थे शाहसुदा। कौन थे? शाहसुदा। शाहसुदा, ठीक है ना। अब शाहसुदा याद कैसे रखेंगे। एक जुमला था, मीर जुमला था, वो जुल्ले खाते खाते असम में जाकर शादी की थी। शाह का मतलब था शादी, शाहसुदा। अब देखिए शाहसुदा के जो पहले शासक थे ना, वो थे एक अच्छे शासक थे, वो जनता के प्रिय थे। लेकिन शाहसुदा था वो जनता के प्रिय नहीं था, जनता के अत्याचार पर अन्याय करता था, है ना। तो जनता इनके आक्रोश में उत्पन्न हो गई थी। तो शाहसुदा वहाँ पर क्या एक अन्यायपूर्ण राजा बन गया था। तो इसका फायदा किसने उठाया था? असम में गया था और मतलब कि मीर जुमला ने उठाया था। और मीर जुमला ने जाके क्या किया, बंगाल का जो शासक बना था मीर जुमला है ना, सूबेदार बना था बंगाल का, मतलब कि औरंगजेब ने भेजा था, बंगाल का सूबेदार बनाया था। और वहाँ जाके उसने सोचा कि हाँ ये असम पर अधिकार करना है, बिहार पर अधिकार करना है। तो वो ऐसा करता है, बिहार पर अधिकार करता है सबसे पहले, है ना, 1 नवंबर 1661 के अंदर वहाँ पर अधिकार करते हुए फिर जाता है असम के अंदर, है ना, असम पर अधिकार करता है। फिर वो आगे और बढ़ता है ना, आगे बढ़ता बढ़ता वहाँ पर एक गढ़गांव होता है ना, गढ़गांव पर अधिकार करता है। लेकिन कुछ समय बाद असम भी थोड़ा बहुत स्वतंत्र हो जाता है वापस, तो वो वहीं पर रहता है और कभी वहाँ पर विजय प्राप्त करता है, कभी पराजय होता है ना। तो इनकी इस प्रकार की क्या है प्रक्रिया चलती रहती है और इस प्रकार वो क्या करता है, विजय करता रहता है और कुछ बिहार की ओर जाता है ना। तो इस प्रकार की इनकी क्या थी, ये मतलब कि जो बंगाल से क्या है असम पर अधिकार करता है। लेकिन क्या हुआ, ये बात 60 की 61 से वहाँ पर 70 तक पहुँच गई थी, है ना। तो इसके अंदर क्या 9-10 साल का असम का एक ऐसा शासनकाल था जिसके अंदर 7 शासक वो चेंज हुए थे। कितने? 7 शासक, 7 शासक चेंज हुए थे यहाँ पर असम के अंदर। तो इस प्रकार आप खुद सोच सकते हैं कि 1-10 साल के अंदर यदि 7 राजा चेंज होते हैं तो इसका मतलब उस राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है। तो इस कारण अंतिम में जाके असम राज्य इनसे संधि कर लेता है और वहाँ पर ये अधिकार कर लेता है। कौन? मतलब कि ये मीर जुमला। तो इसका मीर जुमला का मतलब कि एक मतलब कि कह सकते हैं इज्जत वगैरह जो भी समझते हैं वो एक बढ़ जाती हैं और मीर जुमला वास्तव में जुल्ला वहाँ पर खा लेता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आती है दक्षिणी विजय, है ना, औरंगजेब की दक्षिणी विजय। अब देखिए दक्षिणी विजय के अंदर औरंगजेब को सबसे ज़्यादा डर था गोलकुंडा और बीजापुर। उसने कहा यार ये गोलकुंडा और बीजापुर ऐसा क्षेत्र है कि हमके अधिकार में भी नहीं आता है, हमारे अधीन भी रहना एक बहुत असंभव है। तब औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा टेंशन थी और औरंगजेब ने दिमाग लगाया कि मैं ऐसा क्या करूं जो ये क्षेत्र है मेरे अधीन आ सके। तब ये 1600 जैसे ही 58 के अंदर बना था उसके 1 साल पहले ये इसका परिणाम मतलब कि इसका जो प्रश्न है वो दिमाग के अंदर आने लग गया कि मैं इसको कैसे मतलब कि अधीन करूँगा।
तो ऐसे करते करते उसको लगा यार कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस पर अधिकार कर सकता है। तब उनको लगा यार जो ये जय सिंह है ना वो हमारे काम आ सकता है ना। कौन काम आ सकता है? जय सिंह। तब जय सिंह को बुलाएगा, जय सिंह इधर आ। जय सिंह ने बोला, क्या बोला, औरंगजेब जी आपका इजाज़त है, आप जो बोलेंगे वो हम करने के लिए तैयार है। तो जय सिंह को बोला कि तू एक काम कर, इस साइड जा, है ना, दक्षिण की ओर। और दक्षिणी ओर जो मराठा है वो भी स्वतंत्र स्वतंत्र हो रहे हैं, और गोलकुंडा बीजापुर उनकी भी संभावना है स्वतंत्र होने की। तो तेरा काम यही है जय सिंह कि वहाँ पर जाके उनको अपने अधिकार में करना है, और वहाँ की जो शक्ति है ना वो स्वतंत्र हो रही है ना उसको तेरे अधीन करना है। तो जय सिंह ने कहा कि इतनी सी बात और इतना बड़ा टेंशन ले रहे हो, ये तो हमारे नॉर्मल सा काम है, हम तो बाएं हाथ का काम है, हमारे पास में हमारे आगे तो क्या है, कुछ नहीं है जो मराठा वगैरह जो है ना, इस प्रकार जय सिंह ने बोला था। और ऐसे बोल के जय सिंह वहाँ से निकलता है, सेना तैयार करता है, और 1660 के 60 से वो भी वहाँ से निकल जाता है। कौन? ये मतलब कि जय सिंह। फिर क्या करता है, इस 61 के आसपास वहाँ पर मराठा मराठा के आसपास चक्कर काटने लग जाता है कि किस प्रकार मराठा को अधीन किया जाए। तब वहाँ मराठा के राजा थे वहाँ पर शिवाजी। तो जय सिंह ने शिवाजी को मैसेज भेजा कि शिवाजी आपसे यही मतलब कि गुंजाइश है कि आप है ना हमारे संधि कर लीजिए, यानी कि हमारे अधीन हो जाइए, और इसी में आपकी भलाई है, वरना तुम्हारा इतिहास खत्म हो जाएगा। लेकिन शिवाजी की तरफ से कोई परिणाम नहीं आया, शिवाजी की तरफ से कोई इसके मतलब कि वापस रिपीट नहीं दिया कि भाई हाँ हम संधि कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं की शिवाजी ने। तब वापस उसने सोचा जय सिंह ने कि यार औरंगजेब भी एक बार गया था शिवाजी से टक्कर लेने के लिए 1656 के अंदर, उनको भी विजय प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन तो फिर हमको तो क्या विजय प्राप्त होगी। तब उसने फिर धीरे से लगभग 2-3 साल लग जाते हैं, 65 आ जाता है, 64-65 आ जाता है। तब उसने संधि के प्रस्ताव भेजा कि देखिए संधि कर लेते हैं, तुम भी हिंदू हो हम भी हिंदू है, तो हमारे लड़ने से क्या होगा, क्यों लड़े हम, ये अंग्रेज़ों का राज मतलब कि सॉरी ये मुगलों का राज है, हमें क्या मिलेगा। तब शिवाजी सोचता है यार छोड़ो ना, इतनी बात कर भी रहे हैं तो संधि कर लेते, और क्या है। तो ये संधि आपस में संधि करते हैं, और जय सिंह और शिवाजी, और इनके बीच जो संधि होती है उस संधि का नाम होता है पुरंदर, क्योंकि ये जिस स्थान पर संधि करते हैं ना उस स्थान का नाम होता है पुरंदर, है ना। कौन सा नाम होता है? पुरंदर। और इनकी जो डेट थी वो थी 22 मई और 1665 के अंदर इनकी संधि होती है। और इस संधि के माध्यम से शर्तें थी कि शिवाजी क्या करेंगे, शिवाजी जाएंगे वहाँ पर, कहाँ पर, औरंगजेब के दरबार में, और उसको एक अच्छा मतलब कि प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उनको इज्जत दी जाएगी, है ना। और इनके जो दुर्ग वगैरह किले वगैरह है ना शिवाजी के, वो क्या है, जय सिंह को दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार की बातें थी, है ना। लेकिन शिवाजी तो वहाँ से चले गए थे, कहाँ चले गए थे? औरंगजेब के दरबार में। लेकिन फिर भी जय सिंह के सामने समस्या शांत नहीं हुई थी, वो समस्या अधिक से अधिक बढ़ती जा रही थी, है ना। तो वहाँ दक्कन के अंदर ही वहाँ आदिल शाह था, वो एक स्वतंत्र रूप से शासक था, है ना। वो इनसे बहुत बड़ा टक्कर लेने वाला था आदिल शाह। उसने तो जय सिंह ने उसको मैसेज किया था कि संधि कर ले, यही तेरे भले ही है। शिवाजी के थे, शिवाजी तो की मतलब कोई बात नहीं, ये शिवाजी ने सोचा था हमारे दोस्त है और हमारे समाज का धर्म का है, तो चलो उसने दोस्ती कर ली। लेकिन आदिल शाह इसको कौन छोड़ेगा, अरे मुगलों को तो कानों तले अंगुली दबा देता। तब आदिल शाह को भेजा कि तेरे से यही मतलब कि भले ही है कि तू संधि कर ले, जय सिंह ने कहा था। लेकिन आदिल शाह ने कहा था तो जिस तरह मेरे को धमका रहा ना, तेरे पूर्वज भी धमकाए थे, उनको भी यहाँ टिकने नहीं दिया, है ना। तो उनके मतलब कि पूरे मतलब कि उनके संतान भी नहीं है, उनके तो अधीन रहने वाला जय सिंह, तेरे से हम डरने वाला नहीं है। तब जय सिंह को लगा यार ये तो बहुत टेढ़ा काम है। लेकिन फिर भी जय सिंह ने वहाँ पर आक्रमण करता है, युद्ध करता है, लेकिन उसको कोई सफलता हासिल नहीं होती है, 2 बार फेल हो जाता है ना। तो फिर ऐसे चलते चलते टाइम आ जाता है 1672 के आसपास, और 1672 के अंदर आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है। और इस गंभीर स्थिति के अंदर उसका जो बेटा था, है ना, वो इस प्रकार स्वतंत्र भी मतलब कि इस प्रकार एक मजबूत भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर अधिकार करता, वहाँ पर शासक बनता है, जिसका नाम था सिकंदर नादिर शाह, है ना। सिकंदर नादिर शाह इनका नाम था, इनके छोटे बेटे मतलब उनके बेटे का।
लेकिन वो भी इतना कमज़ोर नहीं था, वो भी एक स्वतंत्र रूप से था और मतलब कि जय सिंह को टक्कर उसी ने दी थी। जय सिंह को किसने टक्कर दी? मतलब कि सिकंदर नादिल शाह ने टक्कर दी थी। उसने बोला था अच्छा तेरे की हिम्मत है जो कर ले, लेकिन जय सिंह वहाँ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। तब औरंगजेब को लगा यार जय सिंह इतने टाइम हुआ है वहाँ पर गए हुए और कुछ काम का जय सिंह मतलब कि नहीं है और इस प्रकार अधिकार भी नहीं कर पा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शिवाजी को यहाँ पर भेज दिया। शिवाजी यहाँ से भाग गए। भाई इसने काम एक अच्छा किया था, शिवाजी को बोला था, लेकिन शिवाजी वहाँ से भाग गए थे। अब ये काम क्या है, जयचंद जय सिंह कुछ काम का नहीं है। तब वहाँ पर एक नए व्यक्ति को भेजते हैं, तो वो खोजते हैं यार नए व्यक्ति कौन है, नए व्यक्ति कौन है, तो कहीं मिलता नहीं है। तब औरंगजेब को सोचता है कोई बहादुर मिल सकता है मेरे को, जो हमारे दक्कन मतलब कि दक्षिण के अंदर विजय प्राप्त कर सकता है। बहादुर का नाम आया, जैसे किसी ने बोला कि ये बहादुर वहाँ पर है, तो मतलब मैं तो बहादुर का मतलब है कुछ ताकतवर चाहिए, नहीं नहीं नाम का भी बहादुर है, तो उसको बुलाइए। तो बहादुर खान वहाँ पर आया और बहादुर खान ने बोला क्या बोले गुरुजी आपने मेरे को बुलाया था? औरंगजेब ने कहा हाँ तेरे को बुलाए थे और तेरी यहाँ पर ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। तब उसने मतलब कि बहादुर शाह ने कहा आप जो बोलेंगे हुक्म वो हाजिर है। तो औरंगजेब ने कहा कि तू एक काम कर, दक्षिण के अंदर जा, दक्कन के अंदर, और वहाँ का सूबेदार तेरे को बनाता हूँ, और तुम वहाँ पर रहने जितने कितने भी आसपास के इलाका है ना वहाँ पर तेरा अधिकार होना चाहिए। तब वहाँ का मतलब कि बहादुर खान जाता है और वो दक्कन का सूबेदार होता है। तभी से उसने बीजापुर गोलकुंडा से किए जो जितने भी उसने चोर खोजे थे, यहाँ पर मेरे को चोर कौन कौन मिल सकता है जो मेरे से संधि कर सकते हैं, और संधि के माध्यम से क्या हो सकता है, मैं इनकी जो जो नाड़ है ना, जो जड़ है ना, वो निकाल सकूँ। तब उसने अपना कोई एक मतलब कि ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ, है ना। तो उसने मतलब कि बहादुर खान अपना कोई जन्मदिन रखा कि मेरा हैप्पी बर्थडे है और आस-पास वाले सभी लोग आइए, है ना। तो इस हैप्पी बर्थडे के चक्कर में लोग आ जाते हैं, मतलब कि आगते-भागते वाले, हाँ यार वो बहादुर खान का जन्मदिन है, चलते हैं यार बधाई देंगे। और हैप्पी बर्थडे के दिन आते हैं, और इनमें से एक एक बहुत एक नालायक था, है ना, एक मतलब कि अलग ही व्यक्ति था जिसका नाम था ख्वास खान, है ना। और जिस समय हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ख्वास खान क्या करता है, वो केक था सारा, इतना बड़ा केक था, केक का सारा हाथ में लेकर उस मुंह पर लगा देता है ना। तब उसको एहसास हो जाता है कि ख्वास खान मेरा दोस्त हो सकता है। क्या हो जाता है, ख्वास खान मेरा दोस्त हो जाता है। और जैसे ही हैप्पी बर्थडे ख़त्म होता है तो ख्वास खान को बोलता है क्या तू मेरे साइड आ सकता है? ख्वास खान ने कहा हाँ क्यों नहीं आ सकता, क्या बनाओगे? बनाएंगे क्या, तुम मेरे संरक्षण रह जाना, मेरे सहयोगी रह जाना। तेरे को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी बोलते हैं, वकील, पटेल, जो जो कहेंगे तेरे को बना दूंगा, है ना। कांस्टेबल कहेगा तो भी तेरे को बना दूंगा, तुम मेरे साथ आ। तो ख्वास खान ने कहा ठीक है दोस्ती कर लेते हैं। और फिर क्या कहते हैं ख्वास खान, और ये 1675-76 के आसपास की बात है ना। तो उन वहाँ पर क्या कहते दोनों दोस्त बन जाते हैं, और जैसे ही दोस्त बनते हैं, है ना, जैसे ही दोस्त बनते हैं तो वो क्या ख्वास खान क्या करता है, मुगलों और अपने इस प्रकार दोस्ती बनाता है जो कि मराठा के विरोध में हो, है ना। इस प्रकार गठबंधन बनाते हैं मुगलों का और वो खुद का, जिसका कि मराठा के विरोध में खड़ा हो सके। और वो नए नए है ना व्यक्ति को खड़ा करता है, ख्वास खान अपने अधीन करता है, दोस्त बनाता है। वो सोचता है कि यार इन भन्नी मराठा को किसी प्रकार भगाना है, मराठा यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, और यहाँ पर मतलब कि जो मराठा राज्य है वहाँ पर मेरा अधिकार हो जाए, क्योंकि दोस्ती के अंदर बात हो गई थी जो ये इलाका जीतेगा ये इलाका तेरा है ना। तो इस प्रकार उसने ये बात हो गई थी, तब वो ऐसा काम करने लग गया। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, कौन, ख्वास खान। उसको पद से हटा दिया गया, कुछ ऐसी कोई बात हो गई जिसके कारण पद से हटाना पड़ा था। तो अब वो और कोई ऐसा कोई शक्तिशाली बात बता नहीं था सेनापति किसके, मतलब कि बहादुर खान के पास में, वो सूबेदार था ना वहाँ का। तब वो सोचता है यार अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास कुछ चारा है नहीं जिसके मैं क्या करें, इस प्रकार जो शासन व्यवस्था चला सकता हूँ सूबेदार बन के, यहाँ पर, यहाँ दक्कन के अंदर, है ना। फिर ऐसे करते करते यहाँ पर एक नया राजा बनता है ना, कौन, बहलोद खान। कौन बनता है, बहलोद खान। कहाँ पर बनता है, यहाँ बीजापुर के अंदर बहलोद खान। वो क्या करता है, बहलोद खान करता है कि इनको टक्कर लेता है, किससे, मतलब कि क्या कह रही है, बहादुर खान से। और बहादुर खान का एक बड़ा दुश्मन बन जाता है बहलोद खान। और फिर बहादुर खान को खूब भड़काते हैं 1676 के अंदर
कि मतलब कि बहलोद खान को किसी प्रकार पराजित करना ये शक्तिशाली हो रहा, लेकिन बहलोद खान लगातार उन पर आक्रमण करता रहता था। किस पर? बहादुर खान पर। लेकिन अंतिम में जाकर बहादुर शाही विजय बनता है और बहलोद लोधी से क्या करता है? संधि करता है। लेकिन बहलोद लोधी ने कहा था, मतलब मन में सोचा था, भाई ये खुलेआम तो नहीं किया था, कहा बेटा आज तू मेरे से संधि कर रहा है, मेरे को जबरदस्ती तेरे सामने झुका रहा है, लेकिन चैन से तेरे को सोने नहीं दूंगा। ये कौन बोला? बहलोद लोधी बोल रहा है। और अंतिम में जाकर इसको चैन से सोने नहीं दिया। सारा काम होने के बाद में भी इसका जो परिणाम रिजल्ट आता ना, उसमें बहलोद लोधी ने सारा काम बिगाड़ देता। अब संधि हो गई थी। अब संधि के अंदर क्या हो गई थी कि भी हमारे ये शर्तें वगैरह थी, है ना, तो भी शर्तें वगैरह मान ली कि भी हाँ ये शर्तें हैं और इसके माध्यम से तुम ये काम करोगे, हम ये काम करेंगे। लेकिन फिर क्या करता है? बहलोद लोधी औरंगजेब के पास में जाता है और औरंगजेब को बोलता है कि औरंगजेब जी, जो ये तुम्हारा जो बहादुर खान है ना, ये आपसे तो मीठा बोलता है, लेकिन वहाँ पर स्वतंत्र रूप से शासन करता है, आपकी बातें सुनता नहीं है, ऐसे है, वहाँ पर अन्याय करता है ना आपके नाम से, ऐसा कैसे चलेगा। तब बहलोद लोधी पर विश्वास हो जाता है औरंगजेब का, यार तुम बात बोला इसका मतलब वो सही है, बहलोद लोधी का सही है, मेरे पर शक है क्या? मैं ऐसा आदमी थोड़ा ना हूँ कि मतलब कि आपके सामने उसकी मतलब कि जो अच्छा या प्रकट करूँ, उसकी जो सही बात है मैंने बता दी, और आपकी इच्छा तो उनको हटा देना, वरना रहना देना, इसका परिणाम आएगा आप तब देख लेना। तब औरंगजेब कहता ठीक है, दूसरे को बनाऊंगा सूबेदार, इसको हटाऊंगा। तो भाई एक नया सूबेदार बनाता है दिलेर खान। किसको बनाता है? दिलेर खान को। कौन बनाता? औरंगजेब। कहाँ का बनाता? दक्कन का। तो फिर इस प्रकार ये वापिस आ जाता है। फिर धीरे धीरे करते 1685 के अंदर बीजापुर पर अधिकार कर लेते हैं, मतलब कि दिलेर खान द्वारा बीजापुर पर 1685 के अंदर अधिकार कर लेते हैं। और फिर गोलकुंडा के अंदर 1687 के अंदर लगातार 8 महीने तक घेरा डाले रखते हैं, और इस 8 महीने तक घेरा डालने के बाद में वहाँ पर विजय करते हैं। तो इस प्रकार बीजापुर और गोलकुंडा पर इनका अधिकार हो जाता है। तो ये थी इसकी दक्षिण की विजय, है ना। फिर इसकी और किस प्रकार विजय थी वो हमको बारे में जाननी चाहिए, ठीक है। उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बारे में किस प्रकार, और इसके अलावा और किस प्रकार की विजय थी, है ना। फिर इसके देख लिए प्रमुख विद्रोह देख लेते, और जैसे जाटों का विद्रोह था, है ना, सिखों का विद्रोह था, और जो और भी कई विद्रोह थे उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो पहले देखिए जाटों का विद्रोह देखते हैं, क्योंकि जाट इनसे अंग्रेज औरंगजेब से बुरी तरह मतलब परेशान हो चुके थे। क्योंकि क्यों परेशान हो चुके थे? क्योंकि औरंगजेब तो अन्याय करता था, उससे अधिक वहाँ के जो जमींदार थे, सामंत थे, वो किसानों को बहुत परेशान करते थे। और खेती जो किसान करते थे वो जाट ही ज़्यादातर करते थे, और जाट इनसे खूब परेशान थे। और एक जगह पड़ती है तिलपत नाम की। कौन सी जगह पड़ती है? तिलपत, है ना। अब तिलपत के अंदर क्या होता है? हाँ, है ना, ये जो जाटों का विद्रोह बता रहा हूँ। अब जाटों के विद्रोह के अंदर क्या होता है? तिलपत होता है। सॉरी, जाटों के विद्रोह के अंदर एक जगह है तिलपत, और वहाँ का एक कोई मतलब कि जमीन जो जाट किसान था, गोकुल जाट, है ना, गोकुल जाट ने तिलपत के लोगों को कहा, यार आप मूर्ख हो गए क्या? औरंगजेब जितना कर मांगते उतना दे दे, तो यहाँ कोई नाती का बाड़ा थोड़ा ना है जो वो मांगेगा कर दे देंगे। भाई हमारी इतना बचता ही नहीं है, तो हम कर कहाँ से दे? कौन बोल रहा है? ये गोकुल जाट बोल रहे हैं। भाई हमारे तिलपत के अंदर इतनी बारिश भी होती नहीं है ना, और इतनी कृषि भी होती नहीं है, तो हम कहाँ से कर देंगे? तब ये बातें गोकुल के पक्ष में आ जाते हैं, सारी जनता किसान गोकुल के पक्ष में आ जाते हैं, और वो क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं, है ना। क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। किसके विरोध में विद्रोह कर देते हैं? औरंगजेब के विरोध में। कहता है औरंगजेब तू सोचता है कि तेरे को चैन से सोने देंगे ना यार, तेरे को तो हम चैन से सोने देने वाले नहीं हैं, है ना। ये बात कौन बोलता है? ये करते हैं। ये अस्सी के आसपास की बात होगी। तो इस प्रकार फिर गोकुल जाट को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गोकुल जाट को गिरफ्तार करके उनको फांसी की सजा दी जाती है, मृत्युदंड दिया जाता है। लेकिन क्या किसी व्यक्ति ए को दबाकर उनके अधिकारों को छीन सकते हैं? आज तक का इतिहास ये गवाह है, जिसको दबाने की कोशिश की है वो इतना ही मान बनता गया है। आज तक का इतिहास है, जितना किसी को दबाने की कोशिश की है ना, वो उतना ही मान बनता गया है।
उदाहरण चाहिए भगत सिंह का ले लीजिए, क्योंकि भगत सिंह को जितनी दबाने की कोशिश की ना, भगत सिंह एक शहीद हुए थे, लेकिन उसके पीछे हज़ारों भगत सिंह जन्म हो गए थे, है ना। हज़ारों भगत सिंह पैदा हो गए थे, जिन्होंने जिस कारण हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना। इस प्रकार जिसको दबाने की कोशिश करेंगे ना, वो इतना ही महान बनता जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दबाने की खूब कोशिश की, और उन्होंने बड़ा होकर ऐसा बन दिखाया जो आज दुनिया उसको आमने सामने झुकती है। किसी को दबाने की कोशिश मत करना, ये बात ध्यान रख लेना। और राजनीति के अंदर देखिए, किसी को दबाने की, अब देखिए राजनीति के अंदर राहुल गांधी को पहले इतना कोई भी ध्यान नहीं देता था, लेकिन उसको दबाने की कोशिश की ना, तो उसका आज एक छवि एक अलग नज़र से देखी जाती है। किसी को दबाना मत, वो आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, हमारा क्या बिगड़ रहा है। हम अपना काम कीजिए, वो अपना काम कर रहा है, कहाँ परेशानी हो रही है। वो गलत है तो उसका परिणाम वो भुगतेगा, हम गलत है हम परिणाम हम भुगतेंगे, है ना। ये बातें होती थी। इस प्रकार तिलपत के गोकुलों को दबाने के तिलपत के गोकुल भाट को मृत्युदंड दिया गया, जिसका तात्पर्य औरंगजेब का ये था कि वहाँ के किसान क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। लेकिन ना, शांत नहीं होते। वहाँ एक और व्यक्ति खड़ा हो गया था, जिसका नाम था राजा राम, जो शिवाजी का भतीजा था, है ना। तो राजा राम ने क्या किया, इनके जो विरोध में खड़ा हो गया था, किसके, औरंगजेब के विरोध में, और जाटों के किसानों के पक्ष के रूप में ये खड़ा हो गया था। और इसने लगातार प्रयास किए थे औरंगजेब को झुकाने के लिए। फिर इटेसी के अंदर ये भी पराजित होता राजा राम, क्योंकि इसके पास में वो टाइम नहीं बचता है, वहाँ पर संभाजी की मृत्यु हो जाती है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, फिर वो उधर चला जाता है ना। तो फिर इस पर दूसरा एक व्यक्ति, इनको जो आंदोलन का जो आंदोलन की जो रस्सी होती है वो लेता है हाथ में, है ना। आंदोलन का जो नेतृत्व करता है वो करता है चूड़ाराम। कौन करता है, चूड़ाराम। इनका नेतृत्व करता है चूड़ाराम का यार चिंता क्यों करे, हम है जितने दुनिया की किसी भी चीज़ को हम हारने नहीं देंगे। चूड़ामन इनका जो नेतृत्व करता है। और 1681 के बाद में चूड़ामन एक वह नेतृत्व के रूप में उभरा था जिसको औरंगजेब अंतिम समय तक दबा नहीं सका था। तो इस प्रकार जाटों का विद्रोह था, है ना। फिर चूड़ामन के बाद के अंदर जो हमारे सूरजमल जाट आ गए थे, है ना। सूरजमल जाट के अंदर मतलब कि उन्होंने सूरजमल जाट ने 1672 के अंदर एक स्वतंत्र रूप से वहाँ पर अधिकार कर लिया था। 1752 में, है ना। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में इनके जो बहादुर शाह प्रथम थे, है ना, बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में ही जो यहाँ का जो राजा था सूरजमल जाट, उसने स्वतंत्र रूप से सत्ता हासिल कर ली थी। जाटों की भरतपुर, अलवर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ के जो इलाके थे सारे उसके अधीन में आ गए थे। तो इस प्रकार किसी को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये थे जाटों का विद्रोह, है ना। अब जाटों का विद्रोह होने के बाद के अंदर अब वापस देखते हैं हम और किसका विद्रोह देखते हैं, और देखते हैं कि इनके जो पास में था ना, एक और जगह पड़ती है बुंदेला जगह, है ना। बुंदेला का विद्रोह देखना हमारे लिए आवश्यक है। देखिए बुंदेला के अंदर चंपत राय नाम के एक व्यक्ति थे, है ना, शासक थे। उन्होंने इनका खूब विरोध किया था। 1661 से ही उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था, और इतना भयंकर विरोध किया था जिसकी कोई हद नहीं है। औरंगजेब को भी झुकना पड़ा था, लेकिन औरंगजेब उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, चंपत राय को, और उनको मृत्युदंड दिया गया था। लेकिन क्या उनको मृत्युदंड देने से काम शांत हो सकता है? नहीं हो सकता। उनका पुत्र था छत्रसाल, उसने कहा मेरे पिताजी को तुम मृत्युदंड दिया, इसका मतलब ये मत सोचना काम शांत हो जाएगा, ये इससे भी बड़ा आक्रोश फैलेगा। और छत्रसाल ने इस प्रकार आक्रोश उत्पन्न किया जिसको औरंगजेब सोच भी नहीं सका, और उनको संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और फिर छत्रसाल ने सोचा यार चलो संधि कर भी लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्यों जनता को किसी को मारते हैं, बेचारे किसानों को, है ना। वो आर्मी में खड़े मतलब कि हमारे यहाँ पर जो नौकरी के अंदर आते हैं, लेकिन उनको क्यों मारते हैं, मारने की आवश्यकता नहीं, क्यों मारना नहीं चाहिए, है ना। तो फिर छत्रसाल इनसे संधि कर लेता है और सूबेदार के रूप में चला जाता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद में उनको रणनीति ठीक नहीं लगी, तो छत्रसाल वापस आ जाता है और स्वतंत्र रूप से शासन करने लगता है, और औरंगजेब को दबाने की कोशिश, मतलब औरंगजेब का पूरी तरह से विरोध करता है। तो ये था किसका, बुंदेला का विद्रोह। और बुंदेला का विद्रोह के बाद में एक और जगह पड़ती है ना, जिसको मतलब कि सतनामी कहते हैं, सतनामी का विद्रोह। अब देखिए सतनामी का विद्रोह एक इस प्रकार का विद्रोह था जो एक धर्म से संबंधित था। किसना, सतनामी का विद्रोह, है ना।
तो उसके बारे में हमें ध्यान रखना है। सतनामी है ना, एक कृषक समुदाय था, किसानों का समुदाय था। किसका समुदाय था? किसानों का समुदाय था। कैसे था अब देखिए। और इसके अंदर क्या था? रविदास और दुदू, रविदास व दुदू, है ना। अब इसमें क्या था? रविदास और दुदू से मतलब कि इनके अनुयायी थे कौन? रविदास और दुदू के अनुयायी थे। कौन थे रविदास और दुदू के अनुयायी? सतनामी, है ना। तो सतनामी में केंद्र के जो कृषक थे, किसान ने औरंगजेब का विरोध किया था। किसने किया था? किसानों ने औरंगजेब का विरोध किया था। और यहाँ पर क्या होता है, सेना का कोई कर वगैरह लेने के लिए आई थी और सेना ने कहा कभी टैक्स दीजिए, तो वहाँ के किसानों ने टैक्स देना मना कर दिया और एक किसान और एक सेना के बीच में भिड़ंत हुई थी। तो ये विद्रोह इस प्रकार फैल गया था कि औरंगजेब को बहुत सारी यहाँ पर सेना लगानी पड़ी थी। फिर यहाँ का जो विद्रोह था उनको शांत करना पड़ा था। तो इस प्रकार ये सतनामी के विद्रोह था 1672 के अंदर था। कब था? 1672 के अंदर था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फिर आता है मेवाड़ का विद्रोह, है ना, सॉरी मतलब कि मारवाड़ के विद्रोह। अब देखिए मारवाड़ का विद्रोह के बारे में बात करते हैं ना, तो एक अलग ही विद्रोह है। कैसे? देखिए मारवाड़ के राजा थे जसवंत सिंह, और जैसे ही औरंगजेब जिस समय शासक बना था ना, और उससे पहले दारा थे, है ना। तो इनका जो जसवंत सिंह था ना, वो दारा का पक्ष लेने वाला था। उसने अंतिम समय तक दारा का पक्ष लिया था जसवंत सिंह ने। लेकिन फिर जय सिंह के कहने पर औरंगजेब ने उसको माफ़ कर दिया था, और माफ़ करने के बाद जसवंत सिंह को अपने मतलब सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिया था, ठीक है ना। फिर उनको मतलब काबुल का कहीं पर सूबेदार बनाया जाए कि भाई तू वहाँ का सूबेदार है। लेकिन फिर 1678 के अंदर जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही मृत्यु होती है तो फिर वो क्या करता है, औरंगजेब वहाँ पर एक अपना जो जोधपुर को अपने अधिकार में ले लेता है। और उनकी जो 33 लाख के आसपास उनके पैसे के 33 लाख रुपए के बदले में को जो जोधपुर का जो क्षेत्र था वो इंद्र सिंह को दे देता है कि भाई तू इंद्र सिंह तू संभाल लिए। तो वहाँ पर इंद्र सिंह वहाँ पर राज करता है। और वहाँ का जो हमारे दुर्गादास जी थे, उन्होंने उनके जो जसवंत सिंह के पुत्र था अजीत सिंह, उनको खूब कोशिश थी राजा बनाने की कोशिश की थी। ये जोधपुर था, ये इनका अजीत सिंह को दे दीजिए, ये इनका पुत्र है। लेकिन औरंगजेब इस चीज़ को मानने के लिए मान्य नहीं था। फिर भी दुर्गादास ने लगातार ये प्रयास किया था। उनको 1679 से लेकर 1709 तक 30 साल तक लगातार दुर्गादास अजय सिंह की सुरक्षा के लिए पूरे भारत के अंदर घूमे थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, है ना, इसके आसपास सारे इधर उधर घूमते रहते थे दुर्गादास जी, और मतलब अजय सिंह को लेकर कहीं पर कहीं छुपाते थे, कहीं के दूसरी जगह छुपाते थे। इस प्रकार उन्होंने छुपाए थे। तो इनके आगे बढ़ते बढ़ते जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 के अंदर, तब उसके बाद में 9 के अंदर अजीत सिंह वहाँ पर राजा बन जाता है ना। तो इस प्रकार जोधपुर के अंदर भी बहुत बड़ा योगदान रहा है दुर्गादास जी का। और औरंगजेब की जो नीति थी वो जोधपुर के प्रति यानी कि मारवाड़ के प्रति इस प्रकार की नीति थी। वो मतलब कि राजपूतों का कभी भी शासक बनना अपना संभव मतलब कि अपने जीवन काल में वो संभव नहीं, अच्छा नहीं समझता था। कौन? औरंगजेब। और इसी के चक्कर में मेवाड़ वाला ने लगातार इसका साथ दिया था। किसका? जोधपुर का। तो फिर मेवाड़ के संबंध में किस प्रकार रणनीति थी औरंगजेब की? तो मेवाड़ के रूप में जो राज सिंह शासक था, है ना, उस समय, और राज सिंह का ज़्यादातर इस प्रकार को तात्पर्य था नहीं कि उसके विशेष कोई दुश्मन था नहीं औरंगजेब, लेकिन वो जोधपुर के चक्कर में औरंगजेब से दुश्मनी ली थी, है ना। वो हर प्रयास तक जोधपुर का साथ दिया था, अजीत सिंह का साथ दिया था, दुर्गादास का साथ दिया था। जहाँ जहाँ दुर्गादास जी कहते थे वहाँ पर मतलब कि वहाँ का राज सिंह चलता था। ये बात है उनकी। तो इस प्रकार मेवाड़ के प्रति उनकी रवैया एक अलग प्रकार का रवैया था औरंगजेब का, ठीक है। और फिर मेवाड़ हो गए। फिर सिखों के प्रति किस प्रकार नीति थी? अब सिखों के प्रति देखिए, औरंगजेब ने 1675 के अंदर गुरु तेग बहादुर मतलब कि सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनको फांसी की सजा दी गई थी, मृत्यु दंड दे दिया गया था गुरु तेग बहादुर जी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म है ना, वो स्वीकार नहीं किया था। उनकी मृत्यु दंड देने के बाद में भी वहाँ पर जो
मतलब कि इनके बाद में जो गुरु थे वो गोविंद सिंह जी गुरु बने थे, है ना। फिर गोविंद सिंह जी ने लगातार औरंगजेब का विरोध किया था। अपने जो अंतिम समय तक औरंगजेब का विरोध किया था। किसने? गोविंद सिंह जी ने। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो इनका जो अगला जो राजा होता है वो मतलब कि बहादुर शाह प्रथम, और उनको राजा बनने के लिए बहादुर शाह प्रथम कहते हैं कि गोविंद सिंह जी, मेरे को पता है कि तेग बहादुर जी को भी फांसी की सजा मृत्यु दंड दिया गया था और आपके 2 पुत्रों को भी यहाँ के जिंदा मतलब कि चिनार के अंदर चुनाया गया था, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, गलत व्यवहार नहीं करूँगा। आपका धर्म है, ठीक है, आप अपना धर्म मानिए और मेरा मतलब कि प्लीज़ आप मेरा सहयोग कीजिए और मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। तब गोविंद सिंह जी उनका सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, किसका? बहादुर शाह प्रथम का, और उसको राजा बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। इस प्रकार औरंगजेब भी सिखों को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाया था। और औरंगजेब की धार्मिक नीति किस प्रकार की थी? वो एक औरंगजेब ऐसा था, एक मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम था। उसको है ना केवल मुसलमान का अधिकार करना चाहता था, है ना, मुसलमान का प्रचार करना चाहता था। पूरे भारत के अंदर वो इस्लाम धर्म अपनाना चाहता था, है ना, इस्लाम धर्म का प्रभुत्व जमाना चाहता था। और हिंदू धर्म का कट्टर विरोधी था औरंगजेब, है ना। इस प्रकार के हर क्षेत्र में, है ना, हिंदुओं पर जजिया कर लगाना, है ना। और जो 1668 के अंदर मतलब कि अकाल पड़ गया था, जिस कारण उनको जजिया कर लगाना पड़ा था, है ना। और इस प्रकार धार्मिक नीति के अंदर उसने मतलब कि जो सिख थे ना, उनको कलमा पढ़ते थे ना, उनको कलमा पढ़वाने पर रोक लगा दी गई थी। और जो हिंदू थी वहाँ पर वो जो मंदिर या जो शिक्षा वो प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा देते थे। और जो मुस्लिम थे उनको 9 रोज़ा पर प्रतिबंध लगा देता, आप 9 रोज़े नहीं कर सकते, है ना। और उनको शराब पीना, नशा खाना, इस प्रकार का प्रतिबंध लगा देता औरंगजेब ने। तो इसकी जो धार्मिक नीति थी ना औरंगजेब की, वो इस प्रकार औरंगजेब की धार्मिक नीति थी। तो इसकी धार्मिक नीति के बारे में हमें इस प्रकार का ध्यान रखना है ना। फिर एक झरोखा दर्शन था, है ना। झरोखा दर्शन भी उसने क्या किया था? झरोखा दर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। किसने लगाया था? औरंगजेब ने। तो हमने ये ध्यान रखते हैं, है ना। तो जो इसको धार्मिक नीति, इस प्रकार इनकी धार्मिक नीति थी। और राजपूतों के प्रति भी नीति इसी प्रकार की थी। उसने भी राजपूतों के प्रति नीति भी हमने देख लिए, है ना, कि भी राजपूतों की नीति के अंदर उसका क्या था? अफगानिस्तान के मतलब कि अफगानिस्तान के अंदर मतलब कि नियुद्ध करना, है ना, राजपूतों के सेना नियुद्ध करना, जसों सिंह के प्रति व्यवहार करना, मेवाड़ के प्रति व्यवहार होना। तो इस प्रकार की इनके राजपूतों के प्रति नीति थी। तो ये था हमारा औरंगजेब का जीवन, मतलब कि औरंगजेब का मतलब कि राजनीति, औरंगजेब का इतिहास, इनका किस प्रकार शासन व्यवस्था थी और इसने किस प्रकार दक्षिण की नीति थी औरंगजेब की, यही भी हमने देखी है। तो महत्वपूर्ण बातें हमारी यही है कि औरंगजेब को लगातार उसने विरोध किया था इस प्रकार, है ना, हिंदुओं का, और हिंदुओं को जीने नहीं देता था। जैसे जय सिंह थे, है ना, आमेर के मतलब कि जय सिंह, वो सभी को अपने अधिकार में करना चाहता था औरंगजेब। और औरंगजेब, है ना, जैसे ये मुस्लिम धर्म में क्या आता था कि पहले वो मतलब कि जो रोज़े वगैरह 9 रोज़ा करते थे, है ना, अपना धर्म का मतलब कि प्रचार करते थे, है ना। इस प्रकार के औरंगजेब ने पूरा प्रतिबंध लगा देता कि जो है पाखंड, झूठ पाखंड ये फैलाते हैं ना, इस पर प्रतिबंध, पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, है ना। ये हमारा क्या कहता है, जो राज्य की जो केंद्रीय शक्ति है ना वो कमज़ोर करते हैं। तो इस प्रकार की औरंगजेब की रणनीति थी। तो आज का हमारा जो क्लास औरंगजेब के संबंधित रही थी, और हम फिर कल अगली क्लास में बात करेंगे बहादुर शाह प्रथम के बारे में, है ना। धीरे धीरे हमारा ये लगभग 5-7 क्लास के अंदर और जो मुगल काल है वो खत्म हो जाएगा, फिर हमारा आधुनिक काल आएगा। सॉरी, उससे पहले शिवाजी के बारे में बात करेंगे, फिर आधुनिक काल में बात करेंगे, है ना। साहित्य को उससे बारे में हो सके तो हम बात कर लेंगे विजयनगर, ब्राह्मणी साम्राज्य, विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य, है ना, उसके बारे में बात कर लेंगे, है ना। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।